इंसान जब भी कोई गलत कदम उठाता है तो उससे पहले एक षड्यंत्र जरूर बनाता है और अपने षड्यंत्र के तहत ये भरपूर कोशिश करता है कि अपने काम के अंजाम भी दे दे और कभी पकड़ा भी ना जाए। पर शायद ये भूल जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है उसे बिल्कुल वैसे ही फल मिलता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है, जिसके वजह से एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। लेकिन पुलिस जब इस केस की खुलासा करती है तो एक ऐसा सच्चाई खुल करके सामने आता है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान परेशान रह जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है कानपुर और इसी कानपुर का एक थाना पड़ता है मूसानगर। मूसानगर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है कृपालपुर और इसी कृपालपुर गांव के रहने वाला राम सुमेर सिंह, पत्नी का नाम ममता देवी। राम सुमेर सिंह के दो बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा रघुवीर और छोटा बेटा सुरेंद्र। सुरेंद्र जिसकी उम्र है 28 वर्ष। सुरेंद्र की पत्नी का नाम प्रियंका। प्रियंका जिसकी उम्र है 25 वर्ष। सुरेंद्र जो कि सूरत शहर में रहकर एक कपड़े की फैक्ट्री में नौकरी करता है। बात कर रहा हूं मैं 8 नवंबर 2016 की सुबह सुबह। सुरेंद्र कुछ दिन पहले ही अपने घर आया था। 8 नवंबर 2016 के सुबह सुबह कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट में जाता है, लेकिन देर शाम तक जब वो घर वापस नहीं आता तो उसकी पत्नी प्रियंका अपने पति के नंबर पे कई बार फोन करती है, लेकिन हर बार सुरेंद्र का नंबर स्विच ऑफ बताता है। देर शाम तक सुरेंद्र जब घर वापस नहीं आता है तो प्रियंका अपने जेठ से कहती है कि जाकर के देखिए कि वो कहाँ रह गए। इसके बाद से रघुवीर अपने पिता के साथ सुरेंद्र के हर जगहों पे तलाश करता है, लेकिन सुरेंद्र का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है और देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह तक भी सुरेंद्र घर वापस नहीं आता है। इसके बावजूद भी सुरेंद्र के घर परिवार वाले ना कोई थाने में जाते और ना ही उसका गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते। 2 दिन का और वक्त गुजर जाता है, लेकिन सुरेंद्र घर वापस नहीं आता है। 10 नवंबर 2016 को सुरेंद्र के गांव के रहने वाला एक व्यक्ति सुबह सुबह जब खेत में शौच करने के लिए जब जाता है तो देखता है कि इस खेत के मेड़ पे सुरेंद्र का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। व्यक्ति जैसे इस तरह का नजारा देखता है, वहां से भागते दौड़ते गांव में आता है और इस बात की जानकारी सुरेंद्र के घर वालों को देता है। सुरेंद्र के घर परिवार वालों को जैसे ही सूचना मिलता है, सबके सब रोते बिलखते घटनास्थल पे पहुंचते हैं और तब जाकर के इस बात की जानकारी पुलिस को देते हैं। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पे पहुंचती है और सबसे पहले सुरेंद्र के डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि सुरेंद्र की लगभग 2 दिन पहले ही हत्या कर दी गई है। दरअसल सुरेंद्र के शरीर का दाहिना हाथ भी उसके शरीर से अलग कर दिया गया था। पुलिस उस घटना के स्थल के बहुत बारीकी से मुआयना करती है और आसपास के जगहों पे भी चेक करती है, लेकिन सुरेंद्र का दाहिना हाथ पुलिस को बरामद नहीं होता पाता है। इसीलिए पुलिस सबसे पहले सुरेंद्र की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर सुरेंद्र के भाई रघुवीर के तहरीर पे धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले सुरेंद्र के मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालती है। पुलिस जब सीडीआर को चेक करती है तो सीडीआर में भी ऐसा कोई भी संदिग्ध नंबर नहीं मिलता जिस पे पुलिस वालों को कोई शक जाए। इसके बाद से पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन अपराधियों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और देखते ही देखते लगभग 1.5 महीने का समय गुजर जाता है। तब जाकर के पुलिस अपनी खबरियों को काम पर लगाती है। तभी 29 दिसंबर 2016 को एक खबरी सुबह सुबह थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन शायद इस केस की खुलासा सुरेंद्र की पत्नी प्रियंका ही कर सकती है, क्योंकि गांव के लोगों का कहना है कि सुरेंद्र का इस दुनिया से जाने से प्रियंका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस केस में हल्की सी रोशनी पुलिस वालों को दिखाई देता है, इसीलिए पुलिस अब कोई मौका नहीं गंवाना चाहती है। पुलिस खबरी के तहरीर पे फिर से सुरेंद्र के घर पे जाती है और उसकी पत्नी प्रियंका को अपने कस्टडी में लेकर के थाने पहुंच जाती है। इधर प्रियंका जब थाने में जब पहुंचती है, अपने सामने पुलिस वालों को देखती है, उन्हें देखकर डर के मारे थर-थर कांपने लगती है। पुलिस प्रियंका से उसके पति की हत्या के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस जब प्रियंका से एक पर एक कई तरह के सवाल करती है तो प्रियंका पुलिस वालों के सवालों के जवाब तो देती है, लेकिन उसके जवाब सुनकर पुलिस को कहीं ना कहीं प्रियंका के ऊपर शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अब प्रियंका के साथ
सख्ती से पेश आना शुरू कर देती है। पुलिस जैसे अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मजबूर होकर के प्रियंका भी अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। प्रियंका और सुरेंद्र की शादी घटना से ठीक 4 साल पहले होती है। प्रियंका के पिता का नाम सूरज। सूरज जो घाटमपुर थाने के अंतर्गत सजेती गांव के रहने वाला है। प्रियंका जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत। सुरेंद्र जब प्रियंका से जब शादी कर अपने घर लेकर के आता है, अपनी पत्नी के साथ कुछ दिनों तक बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। लेकिन जैसे ही कुछ दिनों का वक्त गुजरता है, प्रियंका का अपने जेठानी के साथ झगड़े तकरार होना शुरू हो जाता है। झगड़े तकरार कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ जाता है जिसे राम सुमेर सिंह भी काफी तंग आ जाता है। आखिरकार एक फैसला लेता है और अपने दोनों बेटों को बंटवारा कर देता है। उसके बाद से सुरेंद्र अपनी पत्नी को अलग लेकर के रहने लगता है। लेकिन सुरेंद्र जब अपनी पत्नी के साथ अकेले रहने लगता है तो सुरेंद्र के ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती है। इसीलिए सुरेंद्र अब अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए अपने एक दोस्त के पास सूरत शहर में चला जाता है और फिर सूरत शहर में जाकर के एक कपड़े की फैक्ट्री में नौकरी ले लेता है। फिर वहां पे जो भी पैसा कमाता है वक्त पे अपनी पत्नी के पास भेज देता है। बीच बीच में जब भी उसे मौका मिलता है छुट्टी लेकर के घर पे आता है। लेकिन सुरेंद्र जब घर पे आता है, थोड़े दिन की छुट्टी लेकर के आता है, फिर वापस तुरंत ही चला जाता है। इसलिए प्रियंका अपने पति से कहती है कि मुझे भी अपने साथ लेकर के चलो। सुरेंद्र अपने पत्नी को दिलासा देता है कि अगली बार जब मैं आऊंगा पक्का तुम्हें अपने साथ लेकर के जाऊंगा। सुरेंद्र अपनी पत्नी से वादा तो कर देता है लेकिन अपने वादा कभी पूरा नहीं कर पाता। देखते ही देखते लगभग 4 वर्ष का समय गुजर जाता है। इन 4 सालों में सुरेंद्र के 2 बच्चे भी हो जाते हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। लेकिन प्रियंका जब इधर अकेले घर पे रहने लगती है, उसे हर चीज मिल तो जाती है लेकिन अक्सर वो रात के वक्त उसे अपने पति की याद सताने लगती है। प्रियंका बार बार अपने पति से कहती है कि लेकिन सुरेंद्र कभी वो अपने साथ लेकर के जाता ही नहीं। इसीलिए प्रियंका का भी अब मन भटकने लगता है। प्रियंका इधर उधर ताक झाक करने लगती है। हालांकि प्रियंका जब अकेले घर में रहती है तो उसे किसी भी चीज की जरूरत होती है, उसे अक्सर अपने बगल के रहने वाला भतीजा करण को घर पर बुलाती है और उसी से अपने सामान मंगाती है। करण जिसकी उम्र है लगभग 23 साल के आसपास। जब प्रियंका का मन भटकने लगता है तो एक दिन करण जब उसके घर पे जाता है कोई सामान लेने के लिए, प्रियंका का करण के ऊपर ही नीयत खराब हो जाती है। ये जानते हुए कि भी प्रियंका और करण के बीच में चाची भतीजा का रिश्ता है। उसके बाद से करण जब भी प्रियंका के घर पे जाता है तो प्रियंका उसके तरफ अजीब निगाहों से ही नहीं देखती है बल्कि उसे हंसी मजाक भी करती है। हंसी मजाक में कुछ ऐसी बातें कह देती है जिसे सुनकर करण को ही समझने में देर नहीं लगती है कि प्रियंका चाहती क्या है। करण भी जब प्रियंका की खूबसूरती को देखता है तो करण भी अपने आप को नहीं रोक पाता है और न चाहते हुए भी अपने आप को प्रियंका के हवाले कर देता है। उसके बाद से एक दिन प्रियंका और करण के बीच प्रियंका के ही घर में अवैध संबंध बन जाता है। एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है तो उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन ये बातें ज्यादा दिनों तक नहीं छिपती है और आखिरकार आस पड़ोसियों को कहीं ना कहीं शक हो जाता है। इसी बीच सुरेंद्र जब कुछ दिन की छुट्टी लेकर के घर पे आता है तो पड़ोसी करण को लेकर के सुरेंद्र से शिकायत कर देते हैं। सुरेंद्र को जब मालूम चलता है कि सुरेंद्र को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है कि करण का अपने चाची के साथ में इस तरह का रिश्ता चल रहा है। ना चाहते हुए भी सुरेंद्र इस बारे में अपनी पत्नी से पूछताछ करता है। लेकिन जैसे ही करण के बारे में प्रियंका से पूछताछ करता तो प्रियंका भी अपने पति के ऊपर चढ़ बैठती है। कहती है कि तुम कैसी बातें करते हो, वो मेरा रिश्ते में भतीजा लगता है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जिनके पति के बाहर में काम करते हैं उनकी पत्नियों को लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। दरअसल आस पड़ोस के लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका इस तरीके से अपने पति के साथ पेश आती है कि न चाहते हुए भी सुरेंद्र अपनी पत्नी की बातों पर यकीन कर जाता है। कुछ दिन का वक्त बिताता है, वापस अपने ड्यूटी चला जाता है। लेकिन वापस जब सूरत चला जाता है तो प्रियंका को भी अब डर सताने लगता है। इसीलिए प्रियंका अब करण से मिलने में काफी एहतियात बरतने लगती है। दरअसल उसके बाद से अब प्रियंका करण को अक्सर रात के वक्त अपने घर पे बुलाती है। लेकिन प्रियंका को यह भी डर सताने लगता है कि एक बार जब उसके पति को शक हो गया है तो किसी भी तरीके से अपने पति के शक को दूर करना है। इसीलिए प्रियंका अक्सर अपने पति के नंबर पे फोन करती है और उसे मीठी मीठी बातें करती है। प्रियंका अपने पति को विश्वास में लेने के लिए एक दिन फोन करती है और कहती है कि इस बार करवा चौथ पे आपको घर आना है। प्रियंका जब इस तरह की बातें अपने पति से कहती है तो करण को भी लगता है कि उसकी पत्नी उसे बेइंतहा मोहब्बत करती है।
लेकिन इस बात सुरेंद्र जब छुट्टी लेकर के आता है तो थोड़ी ज्यादा दिन की छुट्टी लेकर के आ जाता है और आकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है, जिसके वजह से अब प्रियंका और करण के बीच मुलाकात नहीं हो पाती है। हालांकि प्रियंका की अपनी चाहत तो पूरी हो जाती है, लेकिन करण प्रियंका से मिलने के लिए बेताब हो उठता है। इसीलिए एक दिन करण प्रियंका से मुलाकात करता है और कहता है कि या तो अपने पति को बाहर भेज दो या फिर मुझसे भी मिलने के लिए कोई उपाय निकालो। प्रियंका करण से कहती है कि मेरे पास एक उपाय है, तुम मार्केट में जाओ और मार्केट से कुछ नशीली दवाइयां खरीद करके लाओ। उसके बाद से जब भी मैं रात को फोन करूंगी तो मिलने के लिए आ जाना। करण मार्केट में जाता है और जाकर कुछ नशीली दवाइयां खरीद करके लेके आता है और लाकर प्रियंका को दे देता है। उसके बाद से सुरेंद्र जब भी रात को खाना खा करके सोता है, प्रियंका दूध में कुछ नींद की गोलियां मिला करके अपने पति को दे देती है। सुरेंद्र जैसे उसको दूध को पीता है, काफी गहरी नींद में सो जाता है। सुरेंद्र जैसे गहरी नींद में सो जाता है, उसके बाद से प्रियंका करण के नंबर पे फोन करती है और अपने ही घर में उसे मिलने के लिए बुला लेती है। करण जब भी प्रियंका से रात के वक्त मिलने के लिए जाता है, प्रियंका भी उसे अपने बगल के कमरे में लेकर के चली जाती है। 7 नवंबर 2016 को सुरेंद्र शाम के वक्त घर तो आता है, लेकिन उस दिन काफी मात्रा में दारू शराब पी रखा था। शाम के वक्त वो जब घर पे आता है, खाना खा करके सो जाता है, लेकिन जैसे ही सोता है, हर रोज की तरह प्रियंका दूध के गिलास में कुछ नींद की गोलियां मिला करके लाती है और सुरेंद्र को पीने के लिए दे देती है। क्योंकि सुरेंद्र उस दिन काफी नशे में था, इसलिए दूध नहीं पीता है, बल्कि उस दूध के गिलास को अपने बेड के नीचे रख देता है। प्रियंका को लगता है कि शायद सुरेंद्र उस दूध को पी चुका है, इसीलिए काफी गहरी नींद में सो रहा है। रात्रि के 11 बजे के आसपास प्रियंका हर रोज की तरह करण के नंबर पर फिर से फोन करती है और उसे मिलने के लिए अपने घर बुला लेती है। करण जब प्रियंका से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है तो प्रियंका उसे लेकर बगल के कमरे में चली जाती है, लेकिन जैसे ही रात्रि के 1 बजता है, सुरेंद्र की नींद खुल जाती है। दरअसल सुरेंद्र को बाथरूम लग जाता है। सुरेंद्र की जैसे ही नींद खुलती है, देखता है कि बेड पे उसकी पत्नी नहीं है। सुरेंद्र जब कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है कि बगल के कमरे में हल्की सी लाइट जल रही है और उसमें चूड़ियों की खनखनाहट भी आ रही है। सुरेंद्र जब दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए सुरेंद्र धक्के मार करके उस दरवाजे को तोड़ देता है। लेकिन जैसे ही दरवाजा तोड़ करके अंदर एंट्री करता है, अंदर करण और प्रियंका को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। सुरेंद्र जैसे इस तरह की नजारा देखता है, गुस्से के मारे इस कदर से पागल होता है कि उसी वक्त ही अपनी पत्नी के बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। करण अपने सामने जब प्रियंका को पीटते हुए देखता है तो करण भी प्रियंका को बचाने की कोशिश करता है। इसीलिए अब सुरेंद्र और प्रियंका को छोड़कर करण की बुरी तरह से पिटाई करने लगता है। माहौल कुछ इस प्रकार से हो जाता है कि प्रियंका एकदम से घबरा जाती है और करण की तरफ देखते हुए इशारा करती है कि इसे आज ही खत्म कर देते हैं, न रहेगा बांस न ही बजेगी बांसुरी। उसके बाद से प्रियंका और करण दोनों मिल करके सुरेंद्र की गला दबा करके वहीं पे हत्या कर देते हैं। सुरेंद्र जब इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है, उसके बाद से करण और प्रियंका सुरेंद्र की डेड बॉडी ठिकाने लगाने के लिए एक प्लान तैयार करते हैं। दरअसल सुरेंद्र ने अपने दाहिने हाथ पे अपना नाम गुदवा रखा था। दोनों को लगता है कि शायद कहीं सुरेंद्र की डेड बॉडी शिनाख्त न हो जाए, इसीलिए प्रियंका कमरे से बाहर निकलती है और एक कुल्हाड़ी ला करके करण को दे देती है। करण उसी कुल्हाड़ी से सुरेंद्र का दाहिना हाथ उसके शरीर से अलग कर देता है और फिर उस हाथ और कुल्हाड़ी को लेकर के करण गांव से बाहर निकलता है और उसी रात को ले जाकर के नदी में फेंक देता है। वापस फिर से प्रियंका के घर पे आता है और दोनों मिलकर सुरेंद्र की डेड बॉडी को एक चादर में लपेटकर उसी कमरे में छिपा देता है, ताकि अगले दिन उसकी डेड बॉडी को कहीं पे ठिकाने लगा सके। अगले दिन जब सुबह होती है, प्रियंका शाम तक का इंतजार करती है, लेकिन दोनों को मौका नहीं मिल पाता है। इसीलिए शाम को प्रियंका अब डर सताने लगता है कि कहीं उसका जेठ और उसका ससुर सुरेंद्र के बारे में पूछ न दे। प्रियंका फिर से एक प्लान बनाती है और शाम के करीब 5 बजे के आसपास अपने जेठ के पास जाती है और कहती है कि ये सुबह सुबह मार्केट में कुछ खरीदने के लिए गए थे, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आए, जाकर के देखिए कहाँ रह गए। दरअसल उस वक्त भी सुरेंद्र की डेड बॉडी उसके घर में ही पड़ा था। और फिर अगले दिन अपने प्लान के तहत करण फिर से रात्रि के वक्त प्रियंका के घर में जाता है। दोनों मिलकर के सुरेंद्र की डेड बॉडी को रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास, जब पूरा गांव सो रहा था, सुरेंद्र की डेड बॉडी को एक साइकिल पर लोड करता है और वह गांव से बाहर निकलना शुरू करते हैं,
ताकि उसकी डेड बॉडी को कहीं पे ठिकाने लगा सके। लेकिन जैसे ही गांव से बाहर निकलते हैं, कुत्ते उन्हें देखकर भौंकने लगते हैं। अभी दोनों मिलकर के सुरेंद्र की डेड बॉडी को खेतों तक ही लेकर के गए थे। कुत्ते इस कदर से भौंकते हैं कि डर के मारे सुरेंद्र की डेड बॉडी को खेत के मेड़ पे ही फेंक करके वापस घर चले आते हैं। वाकई में प्रियंका जब पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस प्रियंका के तहरीर पे उसके भतीजे करण को भी अपने कस्टडी में लेकर के आती है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर के इन दोनों पे गंभीर धाराओं के मुकदमे दर्ज करके जेल भेज दिया। सुरेंद्र के दोनों बच्चे में से एक बच्चा फिलहाल अपने नाना नानी के पास रह रहा, तो दूसरा बच्चा अपने दादा के पास रह रहा। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय